फिर नोट ही नोट मिले। ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं टेबल पर सजा हुआ नोट, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, आपको बताएंगे ये नोट कहां मिले हैं, कैसे मिले हैं, किसने ये नोट हासिल करे हैं। ये देख रहे हैं पूरी नोटों की बेड है, नोटों का बिस्तर है। ये देखिए जरा, कैश बेड, इतना नोट, चारों तरफ आपको नोट ही नोट नजर आ रहा है। सोचिए, आए दिन ये नोट मिल रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो नोट है ये भोले भाले लोगों से लूटा गया नोट है। लोगों को ठग कर ये नोट बनाए गए हैं। देखिए जरा, रेड पड़ी और उसके बाद फिर नोट ही नोट मिले, पूरी टेबल पर नोट सजे, थोड़े बहुत नहीं, 10 करोड़ कैश है। सोचिए जरा, 10 करोड़ कैश की नोट बेड है ये कैसे मासूम लोगों को, कैसे सीधे साधे लोगों को ठग कर इन नोटों को दरअसल उनसे निकाला गया है, मासूम लोगों से। और ये नोट का खजाना कहां से मिला है, कैसे मिला है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं आज की एक और बड़ी खबर। गुलाम नबी आजाद ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद पर टूट पड़ी। न जाने क्या क्या नहीं कहा गुलाम नबी आजाद जैसी शख्सियत को, जो इतने सीनियर नेता हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद आज सामने आए, मीडिया की अगली तस्वीर दिखाई, आज मीडिया के सामने आए, हर सवाल का जवाब दिया, एक एक सवाल, एक एक कांग्रेसी ने जो उन पर सवाल उठाया उसका जवाब दिया। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए आज गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़े उन्होंने। जो आरोप उन पर लगाए गए कि मोदीफाई हो गया है, उस पर देखिए उन्होंने क्या कहा, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की आज मीडिया के सामने आने के बाद। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत कठोर आदमी समझता था, पीएम मोदी को बहुत सख्त हैं, कठोर हैं, भावनाएं नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में इंसानियत है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने एक जिक्र घटना याद दिलाई, आपको याद होगा कि संसद में प्रधानमंत्री राज्यसभा में रो पड़े थे, तो उस पर सवाल उठाए गए थे गुलाम नबी आजाद पर। तो उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को उन्होंने एक घटना की जानकारी दी थी, वो घटना पीएम मोदी को याद थी। गुजरात की बस पर कश्मीर में आतंकी हमला हो गया था दरअसल उस दिन, और कई लोग मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे। तब प्रधानमंत्री, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी का फोन आया था उनको, और वो उस वक्त गुजरात के सीएम थे मोदी। उन्होंने कहा, मैं रो रहा था, यानी गुलाम नबी आजाद रो रहे थे, मैंने कहा मैं बात नहीं कर सकता हूं। और तब मोदी ने मेरे रोने की आवाज सुनी थी, मैं फोन पर नहीं आया। पीएम मोदी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जड़ों को आज तक नहीं भूले हैं। प्रधानमंत्री खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं, यह भी आजाद साहब ने कहा था। उन्होंने कहा, मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे उनसे अच्छे रिश्ते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, आज गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े, ये भी सुनिए। अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा, उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा, भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर सीएम दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया, मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात है, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया, तो वो उस घटना पर रो रहा था।
और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया, हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे हैं। इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करें। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में तो कसीदे पढ़े, लेकिन उस दिन आपको याद है, उस दिन जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद साहब के डीएनए पर सवाल उठाया था कि उनका डीएनए गड़बड़ है, उनके डीएनए में लोचा है। आज बराबर जवाब दिया है गुलाम नबी आजाद ने, डीएनए पर भी जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि आखिर किसके डीएनए में खोट है, मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए जरा, जयराम रमेश ने कहा था कि गुलाम नबी आजाद का जो डीएनए है वो मॉडिफाइड है। आज गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा जयराम अपना डीएनए भी जरा चेक करा लें। जयराम रमेश ने कहा था कि उनका रिमोट जो है गुलाम नबी आजाद का रिमोट मोदी के हाथ में है। तो आज गुलाम नबी आजाद ने कहा 1996-97 में वो किस सरकार के लिए काम करते थे, यानी जयराम रमेश किस सरकार के लिए काम कर रहे थे, उन पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा था आजाद ने विश्वासघात किया है। इस पर आज गुलाम नबी आजाद ने कहा सदन में बीजेपी को पर्ची पास करते थे। इशारों इशारों में जयराम रमेश पर हमला किया। जयराम रमेश ने कहा था गुलाम नबी आजाद के लिए कि उनका असली चरित्र उजागर हो गया है। गुलाम नबी आजाद ने आज कहा चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए पद मिला है इन्हें। रमेश ने कहा था कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कुछ लोग बीजेपी का सपना पूरा कर रहे हैं। दरअसल बड़ा बुनियादी सवाल यह कि गुलाम नबी आजाद बहुत सीनियर लीडर है, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, और वो नेता जो कल आए हैं, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, आप देखिएगा सबसे ज्यादा बुरा उन्हें लगा जिस कोटरी की बात बार बार गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा चुभी है बात। उन्हीं में है क्या जयराम रमेश भी। जरा सुनिए गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज करे। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत। और आइए अब आपको बताता हूं कि इस्तीफे के बाद वो नेता जो आजाद साहब से प्रोफाइल में बहुत पीछे हैं, वो नेता भी उन पर हमला कर रहे थे। क्या ये वही नेता है जो राहुल गांधी की कोटरी का हिस्सा है, उनके इर्द गिर्द के नेता है? देखिए कौन कौन से। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द 4-5 चापलूस रहते हैं। और सबसे ज्यादा हमले किसने किए? सबसे पहले अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिया है गुलाम नबी आजाद को। उन्होंने कहा उन्हें केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया गया, जब पार्टी को जरूरत थी तब छोड़ दिया। अब देखिए भूपेश बघेल ने क्या कहा। उन्होंने कहा आजाद के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को। उन्होंने कहा पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे आजाद और पार्टी को कमजोर कर रहे थे। सोचिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पवन खेड़ा ने कहा राज्यसभा नहीं भेजा गया इसलिए पार्टी छोड़ दी है, और ऐसे लोगों की वजह से ही पार्टी का यह हाल हुआ है। सोचिए गुलाम नबी आजाद का कद और बाकी नेताओं का कद। आइए अब आपको सुनवाते हैं, देखिए जरा किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे ये नेता। आज मैं आपको बताऊंगा इन नेताओं का कद और गुलाम नबी आजाद का कद इनके आगे कहां है। सुनिए जरा। आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से हैं। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की। लगातार वो मीन मेक निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए? बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वो नेता हैं जो गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए जब गुलाम नबी आजाद सियासत में आए तो इनका कद क्या था, ये नेता उस वक्त क्या कर रहे थे। सोचिए इनकी उस वक्त क्या बिसात थी गुलाम नबी आजाद के सामने बोलने की। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं अशोक गहलोत खड़े हैं और इधर गुलाम नबी आजाद। 1977 से शुरू कर रहा हूं। 1977 में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और अशोक गहलोत चुनाव भी हार गए थे, यह हाल था। इसके बाद आगे मूव कीजिए। 2005 में गुलाम नबी आजाद
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए थे 2005 में, और अशोक गहलोत सिर्फ एक विधायक थे जब गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। 1994 में देखिए, गुलाम नबी आजाद केंद्रीय मंत्री थे, सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री थे। भूपेश बघेल जिले का यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सोचिए, 94 में ये मुख्यमंत्री बन गए थे और भूपेश बघेल केवल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1995 में आजाद केंद्रीय मंत्री थे, सेंट्रल मिनिस्टर, और भूपेश बघेल यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। अब देखिए जरा पवन खेड़ा की बात करते हैं। 1989 में 1989 में गुलाम नबी आजाद मंत्री थे केंद्र में, और पवन खेड़ा यूथ कांग्रेस के नेता थे। 2005 में आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, और पवन खेड़ा दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव थे। अब आप अंदाजा लगाइए, ये जो नेता हैं, इनका जो कद है, क्या यही कांग्रेस के संस्कार अब बचे हैं कि जिस नेता ने 49 साल दिए हो और वो जब जाए तो उससे कैसे बात करनी है। बहरहाल आइए अब आपको आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि इतना ही नहीं, आज राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे गुलाम नबी आजाद। राहुल गांधी पर जो उनका हमला था वो आपको बताऊंगा। राहुल गांधी पर क्या बोले, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में है, कहा गया राहुल गांधी विदेश में है और इस वक्त पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो गुलाम नबी आजाद ने आज उस पर भी जवाब दिया। देखिए जरा, राहुल पर आजाद ने सीधे तीर मारे। उन्होंने कहा जिस पार्टी को 50 साल दिए वहां दरअसल अपमान हो रहा था। जो कांग्रेस को नहीं जानते उन्होंने अपमान किया है। घर वालों ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राहुल राजनीति के लिए अपरिपक्व हैं। उन्होंने आज फिर इस बात को दोहराया बोलते हुए, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी दरअसल रिमोट कंट्रोल से चल रही है। राहुल गांधी मंडली से घिरे हुए एक राहुल के पीए और सुरक्षा कर्मी फैसले लेते हैं। G23 जो संगठन बनाया था, ग्रुप ऑफ 23 मिनिस्टर्स लीडर्स, G23 ने आला कमान को उस वक्त पत्र लिखा था। उन्होंने कहा आला कमान नहीं चाहता था कोई उन्हें पत्र लिखे। पार्टी ने नए सुझावों को उस वक्त नहीं माना। राहुल के चौकीदार चोर है नारे पर सहमति नहीं थी उनकी उस वक्त पे। 2019 में किसी नेता ने इस नारे का समर्थन नहीं किया था। सुनिए जरा क्या कुछ बोले राहुल गांधी पर। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। गुलाम नबी आजाद साहब को सुना। दरअसल उस दौरान राहुल गांधी की एक बाइट बहुत ज्यादा बयान वायरल था, जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे जो निडर है वो पार्टी में रहे, जो डरपोक है वो पार्टी छोड़कर चले जाए। सुनिए जरा। जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। तो गुलाम नबी आजाद आगे क्या करने वाले हैं ये सभी जानना चाहते हैं। क्या तैयारी है, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे। गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने मुलाकात की। आनंद शर्मा ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है जरा ये सुनिए, फिर बताऊंगा गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या कहा। सुनिए। जो बातें उनके और सोनिया जी के बीच में भी हुई है, तो कहाँ ये बात बिगड़ी, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी होगा, जो मुझे भी जानकारी नहीं। तो जैसे मैंने कहा, दुख की बात है, हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं गुलाम नबी आजाद की आगे की तैयारी क्या है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या वो कमल का दामन थामेंगे। देखिए, पहली चीज जो गुलाम नबी आजाद ने आज कही, बार बार सवाल किए जा रहे थे क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा एक कश्मीरी भाजपा में कैसे शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा मैं अपने कॉलेज के दिनों से कांग्रेस का हिस्सा था और मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता हूं। कश्मीर चुनाव के लिए अपनी पार्टी बनाऊंगा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में उतरना है। और आजाद के इस्तीफे के बाद सैकड़ों समर्थकों ने पार्टी छोड़ दी है। उनकी आगे की प्लानिंग पार्टी बनानी है, वापस कश्मीर में लौटना है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़े नुकसान की आशंका है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या बोले आजाद। ABC जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है,
मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। ये अगर किसी को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मालूम, उसका मालूम है जो ये कहते हैं कांग्रेस और गुलाम नबी हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर, उसका मालूम है कि उनका दिवालिया निकल गया है, उनको जम्मू कश्मीर के मालूम नहीं है। हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको मालूम? सर पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? अरे पोस्टपोन किसको आता है? जी पार्टी में दूसरी पार्टियां भी तो हैं, मैं अकेली पार्टी हूँ, मैं तो अभी जन्म ही ले रहा हूँ, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी